हेलो स्टूडेंट, रजवार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 12वीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो लेसन था भारत की संविधान की विशेषताएं। भारत की संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कुछ विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं, अन्य देशों के संविधानों से लिए गए हैं। आज का जो टॉपिक है वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना जब से जैसे आप किसी चीज़ में निबंध लिखते हो, छोटी क्लास में हिंदी में लिखता रहता है कि इस विषय पर निबंध लिखिए या पर्यावरण पर या किसी अन्य टॉपिक पर निबंध लिखते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में उसी निबंध का उद्देश्य और लक्ष्यों को दर्शाया जाता है, मतलब क्या उद्देश्य है इस निबंध लिखने का, क्या लक्ष्य है, उसको दर्शाया जाता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना द्वारा भारतीय संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना द्वारा भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, ये उसमें प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है। अब प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो इस प्रकार है। मतलब संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जैसे संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, तो चुनाव वो हुए थे आपके जुलाई अगस्त के बीच में। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, उसी समय क्या संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। और इसी दिन सचिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और 11 दिसंबर को डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, मतलब राष्ट्रपति थे, उनको स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन। संविधान सभा ने बहुत सारी समितियां गठित की थी। बहुत सारी संविधान बनाने में बहुत सारी समितियों का गठन हुआ था। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वह है प्रारूप समिति। इसी ने पूरा संविधान, अधिकतर सबसे ज़्यादा संविधान इसी ने लिखा था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर थे। और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, प्रारूप समिति का गठन। प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, मतलब प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? वो है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और कुछ अनुच्छेद इसी दिन अपना लिए गए थे और कुछ अनुच्छेद बाकी 1950 में अपनाए गए थे। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, देखते हैं। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है, ये किसने कहा है? के एम मुंशी ने। या राजनीतिक कुंडली है, या राजनीतिक कुंडली है, ये बात भी के एम मुंशी ने कही है। अब प्रस्तावना में संशोधन अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, एक बार हुआ है, तो 42 से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इस संशोधन में क्या, प्रस्तावना में क्या चेंजेज आए? प्रस्तावना में 42 से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन से थे? पहला है समाजवादी शब्द जोड़ा, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। मतलब कुल मिला के प्रस्तावना 42 संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन से थे वो? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब बात करते हैं हम प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है वह है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो मैंने विशेषता में यह शब्द आया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, मतलब पूरी
भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब किस प्रकार 3 प्रकार के न्याय दिए जा रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगी, मतलब विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार व्यक्त करने की, विश्वास करने की, किसी धर्म को मानने की, उसकी पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब व्यक्ति अपने गरिमा के पूर्ण जीवन जी सके तथा अवसर उसको मिल सके, समान अवसर मिल सके, ये बात प्रस्तावना में कही। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। मतलब जो इस संविधान सभा के जो सदस्यों ने कहा कि जो हमारे जो संविधान है आज, जो मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो हिंदी में मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 चल रहा था, को इस संविधान सभा को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, मतलब बनाया है और इसको हम अपने आप अपनाते हैं। ये बात संविधान की, ये पूरी संविधान की प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12वीं क्लास में एक बार ये पूछी गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखिए, तो ये प्रस्तावना आपको याद रहनी चाहिए। और कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो कंपटीशन में ये शब्द जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं, मतलब ये शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। इनको सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस कैसा है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनको आगे पीछे किया होता है और एक ऑप्शन उसमें सही होता है, तो इसमें पूछते हैं कि ये सीक्वेंस कैसा है, ये सही क्रम में लगाइए। और कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए की बात कही गई है। ये सब कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है प्रस्तावना की विवेचना या प्रस्तावना का सार। जो भी प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े गए थे उनका क्या सार है, क्या अर्थ निकलता है। प्रस्तावना की विवेचना या प्रस्तावना के सार को निम्नलिखित 3 भागों में स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब प्रस्तावना के सार को 3 भागों, मुख्य 3 भागों में बांटा गया है 12वीं क्लास की दृष्टि से। पहला है घोषणात्मक भाग, दूसरा है उद्देश्यात्मक भाग और तीसरा है विवरणात्मक भाग। जो पहला है घोषणात्मक भाग में घोषणा की गई है, उसमें क्या है, हम भारत के लोग। जो स्टार्ट प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग शब्द से हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि संविधान निर्माण भारत की जनता ने अर्थात जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने किया है। जो संविधान का निर्माण है वह जनता ने, अप्रत्यक्ष रूप से तो देखा जाए तो जनता ने किया है और प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ने। जो वहाँ संविधान सभा में जो सदस्य चुने के गए थे वो जनता ने चुने थे। देशी रियासतों ने, जब ब्रिटिश शासन था तो तब वहाँ पर देशी रियासत थी, तो उन्होंने चुनकर अपने प्रतिनिधि को चुना था, भेजा था और उन्होंने क्या, इस संविधान का निर्माण किया था। जनता ही सर्वोपरि और संप्रभु है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो जनता है वह सबसे ऊपर है और संप्रभुता जो सर्वोच्च शक्ति है वो भी जनता के पास में है। सरकार और उसके विभिन्न अंगों को प्राप्त शक्तियाँ का स्रोत जनता है। जो सरकार के 3 अंग होते हैं, तो वो जैसे व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, मतलब 3 सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है कि कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य होता है किसी कानून को सही या गलत बताना या किसी को विवाद को सुलझाना। ये सरकार के 3 अंग हैं और इनके पास जो शक्तियाँ हैं वो संविधान द्वारा दी गई है। और संविधान का निर्माण किसने किया, जनप्रतिनिधियों ने किया है और जनप्रतिनिधियों का चुनाव किसने किया है, जनता ने किया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो सरकार के विभिन्न अंग को शक्तियाँ प्राप्त हुए हैं वह इनडायरेक्ट रूप से जनता द्वारा प्राप्त है। हम भारत के लोक शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट की प्रस्तावना में, यूएनओ का जो चार्ट है उसमें से ये लिया गया है। उसमें ये प्रस्तावना में ये प्रयुक्त हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग के समरूप है, वहाँ से ये लिया गया, उसके समरूप है। अब इसका देखते हैं डिटेल में। पहला जो भाग था विवरणात्मक, उसको पढ़ने के बाद अब दूसरा भाग जो है उद्देश्यात्मक।
उद्देश्यात्मक भाग में उद्देश्यात्मक भाग द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भारतीय शासन में क्या क्या उद्देश्य होंगे। जो भारत का शासन होगा, जो संविधान निर्माणकर्ताओं ने बनाया है भारतीय संविधान में, उसमें शासन किस प्रकार से होगा, उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, ये प्रस्तावना के उद्देश्यात्मक भाग में जोड़ा गया है। जो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या होगा। जब भारतीय संविधान की हम विशेषताएं पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था। इससे तात्पर्य है कि हमारा जो देश है वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, अर्थात कोई भी अन्य देश भारत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो हमारा देश है पहले तो गुलाम था, अब आज़ादी के बाद जो हमने संविधान बनाई है उसमें प्रस्तावना में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा गया, शब्द जोड़ा गया, इसका अर्थ यह है कि जो भारत है वह किसी देश के अधीन नहीं है, वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और कोई भी इसके आंतरिक या बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा शब्द है जो समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द भी ये विशेषता में आ चुका है। समाजवादी शब्द से आशय है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज अर्थात सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जो उत्पादन और वितरण का साधन है, जो देश के संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उस पर किसी एक व्यक्ति का, एक वर्ग विशेष का स्वामित्व तो नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और भौतिक साधनों का वितरण इस प्रकार होगा कि धन का संकेंद्र कुछ हाथों में नहीं रहेगा, तक सीमित नहीं रहेगा। यह लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा पर आधारित है। जो समाजवाद है, भारतीय जो समाजवाद है, वह नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। इसमें समाज के कमजोर एवं पिछले वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता दूर करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, अर्थात प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द था वह मूल प्रस्तावना में उसका उल्लेख नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया। मूल प्रस्तावना तो कब 26 नवंबर 1949 को ही अपना ली गई थी, जबकि ये शब्द आया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो समाजवादी शब्द है वह मूल प्रस्तावना में नहीं था। अब नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भी ये शब्द मैंने बताया था विशेषता में। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है ऐसे राज्य से जो किसी विशेष धर्म को न तो राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान करता हो या देता हो, और ना ही धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को बढ़ाता हो। मतलब पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को क्या राजधर्म घोषित नहीं करेगा। जैसे हमारा हम क्या पंथ निरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर किसी भी धर्म को राजधर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं अपना है। जो सभी धर्म राष्ट्र के लिए समान है, सरकार के लिए सभी धर्म समान है, राज्य के लिए सभी धर्म समान है, चाहे उनकी जनसंख्या अल्पसंख्यक हो उन धर्म को मानने वाले, चाहे बहुसंख्यक हो, उनके लिए समान है। किसी विशेष धर्म के प्रति कोई उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का भी उल्लेख नहीं था। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अब जो नेक्स्ट शब्द है वह है चौथा जो लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र से आशय है कि जनता का शासन। लोकतंत्र से क्या आशय है? जनता का शासन। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, ये बहुत को सबको पता होगा। ये छोटी जो आपने 9वीं 10वीं 11वीं में भी ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि लोकतंत्र से संबंधित उन्होंने जो अपनी परिभाषा दी थी वह है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन लोकतंत्र है। ये पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है, या अब्राहम लिंकन की परिभाषा लिखिए। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन ही लोकतंत्र है। संविधान सभा ने हमारे देश में भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। लोकतंत्रात्मक में होता है कि जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उनको अपने प्रतिनिधि को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है और उसी के माध्यम से शासन चलाती है। और यह प्रतिनिधि जनता के प्रति, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जो प्रतिनिधि आपने चुनाव देखा होगा, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, आपके घर वाले वोट देते होंगे, तो वह आपके शहर से कोई उठता होगा,
खड़ा होता होगा चुनाव के लिए प्रतिनिधि के रूप में, तो आप उसको वोट देते हो या आपके घर वाले वोट देते हैं, तो मतलब आपने उस प्रतिनिधि को चुना है अपने ऊपर शासन करने के लिए, और उस प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि वह आपके प्रति उत्तरदायी रहे, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहे। पांचवा है गणराज्य। अब गणराज्य का क्या अर्थ होता है? गणराज्य का अर्थ है कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी व राज्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। मतलब जो राष्ट्र, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, हमारे देश में जो ब्रिटेन में राजा होता है, राजा है, वह ब्रिटेन में राजा तो क्या होता है? वंशानुगत होता है। वो तो एक पीढ़ी से चली आती है वंश, अभी वो राजा है तो फिर उसका बेटा होगा राजा, किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ होता है जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार भारत के समस्त नागरिकों को समान कोई भी व्यक्ति किसी भी लोक पद को प्राप्त करने हेतु निर्वाचित हो सकता है। समस्त नागरिकों को समानता, कोई भी व्यक्ति क्या किसी भी लोक पद को प्राप्त हो सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए चुनकर आ सकता है। जो इसका तीसरा पाठ है विवरणात्मक भाग। विवरणात्मक भाग में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। अब पहला है जो न्याय, मतलब मैंने पूछा ना कितने प्रकार के न्याय हैं, और न्याय प्रस्तावन में 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। जो प्रस्तावन में कहा है कि भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो पहले देखते हैं कि सामाजिक न्याय होता क्या है। सामाजिक न्याय, इससे आशय है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल, वंश, नस्ल, लिंग, रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, इससे आशय है कि राज्य सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर प्रदान करेगा तथा भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होगा कि सभी वर्ग का हित संभव हो सके। देश के जो भौतिक संसाधन है, जल है, पेट्रोल है, जो खनिज पदार्थ है, जो भी है, उसमें क्या सभी वर्ग का पूर्ण रूप से हित होगा। ठीक है, किसी वर्ग विशेष का उसमें कोई हित नहीं होगा, संपूर्ण भारतीय जनता का हित है उसमें। तो भौतिक संसाधन का वितरण इस प्रकार होगा कि सबका हित संभव हो सके। अब है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? से तात्पर्य है कि सभी नागरिक समान रूप से राज्य के कार्य में भाग ले सकते हैं। मतलब राजनीतिक न्याय से है सभी की भागीदारी बढ़ाना। राजनीतिक न्याय में शासन में सभी की भागीदारी, इसके तहत सभी को मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, शासन, यहाँ पर असम नहीं है, शासन है, शासन की आलोचना करने का अधिकार, किसी भी दल का प्रचार प्रसार करने का अधिकार आदि प्रदान किया गया है। मतलब भारतीय जनता को अगर वो 18 वर्ष का आयु प्राप्त होता है तो उसको वयस्क मताधिकार मिलता है, जो हमने विशेषता में पढ़ा था। और उसको शासन की आलोचना करने का, अगर शासन सरकार सही ढंग से कार्य नहीं करती है तो उसका कर्तव्य बनता है कि उसका अधिकार है कि वह क्या उसकी आलोचना करे। और चुनाव लड़ने का, अगर चुनाव की एक निश्चित सीमा होती है, जैसे 25 वर्ष की आयु है तो पीएम के लिए, तो पीएम के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी हो सकता है। अब है स्वतंत्रता। दूसरा है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जो हमने मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें एक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें क्या 19 से लेकर 22 तक के विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार के विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और तो 19 से लेकर 22 तक के विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। व्यक्ति किसी भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है, किसी में विश्वास कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तीसरा समानता। प्रस्तावन में सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का उल्लेख दिया गया। सभी व्यक्ति को
अपनी गरिमापूर्ण जीवन, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक विभिन्न प्रकार की समानता का वर्णन किया गया। जो है समानता का अधिकार है, जो तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है, और इसमें विभिन्न प्रकार की समानता, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद अवसर की जो समानता है वो अनुच्छेद है आपके 16 में, अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट है बंधुत्व। बंधुत्व होता क्या है? भाईचारा। भाईचारा प्रस्ताव में सभी नागरिकों के मध्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने का संकल्प लिया गया। मतलब ऐसा भाईचारा बढ़ाएंगे कि जिसमें कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बने रहे। अखंडता का अर्थ है जिसके टुकड़े ना हो, ऐसी बात कही गई है। अब है राष्ट्र की एकता और अखंडता। संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिपि, संस्कृति आदि से संबंधित विभिन्नताओं के मद्देनजर रखते हुए, हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोली जाती है। हर दूसरे क्षेत्र में जाके देखोगे तो आप विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है। क्षेत्र विशेष बहुत विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, कोई पहाड़ी है, कोई मरुस्थलीय है, लिपि भी अलग अलग है और सबकी अलग अलग अपनी संस्कृति है। इस इतनी सारी विभिन्नता होने के लिए क्या कर, अगर हम एकता की बात नहीं करेंगे तो ये देश सबके टूटकर बिखर जाएगा। इसीलिए क्या विभिन्नता, इतनी सारी विभिन्नता को नज़र रखते हुए भारत को अखंड भारत की संकल्प को साकार करने का संकल्प लिया है। मतलब इस भारत को इतनी विभिन्नता होने के बाद भी कोई टुकड़े नहीं होने देंगे, हम इसको एक बनाए रखेंगे। अखंडता शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना है नहीं था। इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। जो मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन में के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों का संकल्प लिया गया है उनकी व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों में जितने प्रकार के जो उद्देश्य हैं, सामाजिक मतलब समानता का, स्वतंत्रता का, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, अवसर की समानता की बात की है। जो भी ये सारे लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, यह आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? संविधान के मूल अधिकारों में। मूल अधिकार में समानता की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की बात की है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 से 22 तक के लिए। और कुछ नीति निर्देशक तत्व में हैं, कुछ नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया जो पिछड़े हुए वर्ग है उनका कल्याण की बात की गई है। व्यक्ति का जीवन सर्वांगीण विकास करने के लिए राज्य द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्व जारी किए जाते हैं। और मूल कर्तव्य में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान का सार है। साथ ही प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, और संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का अत्यंत उपयोगी है। और संविधान की व्याख्या में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। अब ये आपका जो फर्स्ट लेसन है 12वीं क्लास का, ये जो भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये पूरा हो चुका है। इसके बाद मैं जैसे आपसे प्रॉमिस किया कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी डालूंगा। निबंधात्मक को एक बार छोड़ देते हैं हम, निबंधात्मक क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, और निबंधात्मक में जो भी आप क्वेश्चन देखोगे उसमें होगा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताइए, भारत की संविधान की प्रस्तावना का सार लिखे। तो ये आपको इस वीडियो में पूरी, अगर आप विशेषताएं लिख देते हो, जितनी 20-22 जो मैंने बताई हैं वीडियो में, तो आप सारी वीडियो देखोगे तो पूरी विशेषताएं मैंने बताई हैं, तो उसमें आप वो पूरी विशेषताएं लिख देते हो, निबंधात्मक क्वेश्चन बन जाएगा। और ये प्रस्तावना जो मैंने आज के वीडियो में बताया है, पूरी प्रस्तावना अगर ये लिखते तो वो दूसरे क्वेश्चन का भी उत्तर हो जाएगा। मैं इसमें अति लघुरात्मक और लघुरात्मक क्वेश्चनों को इस वीडियो में, इस पार्ट के जो पीछे क्वेश्चन आते हैं उसको डालूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनते हैं उसको भी मैं इसमें समावेश करूंगा। और इस प्रकार आप क्या इस हर 12वीं क्लास की पूरी बुक के आप क्या क्वेश्चन आंसर भी इसमें वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें अगर आप वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो ताकि आपको क्या नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, आपको टॉपिक वाइज क्या नोट्स मिलते रहे या वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।